प्रकाश चंद जैन जी, हमें पता चला है कि DSIIDC ने बवाना रिलोकेशन क्षेत्र के लिए एक फ्री होल्ड स्कीम लॉन्च की है और उस पर पब्लिक से सुझाव भी मांगे गए हैं। क्योंकि आप पिछले अनेक वर्षों से बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं और इसके चेयरमैन भी हैं, आशा करते हैं कि आप बवाना की समस्या से अवगत भी होंगे। तो आप इस पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, DSIIDC और दिल्ली सरकार ने जो ये फ्री होल्ड की योजना बनाई है, इसके लिए तो मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसके बारे में विस्तृत बातचीत करने से पहले मैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। तो 2001 मास्टर प्लान जो बना था, उसमें DDA की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आप पूरी दिल्ली के 5% एरिया को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे। लेकिन DDA के अफसरान साहब ने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया और पब्लिक को काम करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए, क्योंकि नौकरियां तो थी नहीं, तो जीविका चलाने के लिए उन्होंने अपने घरों के आसपास, घरों में जहां भी जो जगह मिली, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई और अपना जीवन यापन किया और देश की GDP में योगदान दिया। बाकायदा उनके सब रजिस्ट्रेशंस थे, सब सेल टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स, सब चीज़ें वो देते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक महाशय, उन्होंने वहाँ जाकर के ये कहा कि भाई दिल्ली के रिहायशी इलाकों में जो भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो प्रदूषण फैला रही हैं। तो ये सारा मामला प्रदूषण से शुरू हुआ और जाकर के अनधिकृत पर टिक गया। बाद में कन्वर्ट हो गया, ये कहने लगे कि ये अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर हैं, इसलिए इनको रिमूव करना पड़ेगा, चाहे ये पोल्यूशन फैला रहे हैं चाहे नहीं फैला रहे हैं। पोल्यूशन का मुद्दा बैकग्राउंड में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ऑर्डर किया कि जितने भी फैक्ट्रियां अनधिकृत इलाकों में हैं, मतलब नॉन रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल एरियाज में हैं, उन सबको वहां से शिफ्ट करके रिलोकेट किया जाए। जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने प्रार्थना की कोर्ट के समक्ष कि हमें कुछ अल्टरनेट जगह प्रोवाइड की जाए। तो सरकार ने हमारा पक्ष देखते हुए एक रिलोकेशन योजना बनाई और वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत की। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा की कि अनधिकृत इलाकों से सभी फैक्ट्रियां शिफ्ट की जाएंगी, उस वक्त लगभग 5.5 लाख छोटे उद्योग वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन मात्र 57,000 लोगों ने ही रिलोकेशन के लिए अप्लाई किया और उन फाइलों में से 27,000 फाइलें पास हो सकी, बाकी रिजेक्ट हो गई। और उन 27,000 को जिन्हें एलिजिबल माना गया, उसमें से भी 5,000 के करीब लोगों ने ज़मीन के रेट ज़्यादा होने की वजह से या अनकंफर्टेबल होने की वजह से अपने पैसे वापस ले लिए और अपनी एप्लीकेशनों को कैंसिल करा लिया। मात्र 22,000 लोग बचे जो आज बवाना, भोरगढ़ और नरेला इंडस्ट्रियल एरियाज में मुख्य रूप से जिनके पास प्लॉट हैं। तो जिस वक्त हम पैसे जमा करा रहे थे, उस वक्त हमें ये नहीं बताया गया था कि भाई ये लीज पर हम आपको पट्टे पर जगह देंगे। लेकिन 2006 में अचानक हमारे को ये कहा गया, जब हम पैसे जमा करा चुके थे, बिल्डिंग बना चुके थे, फैक्ट्रियां चालू हो चुकी थी, हमारे पैसे फंस चुके थे, उस वक्त DSIDC ने कहा कि हम तो इसको लीज पे देंगे, आप लीज बनवाइए अपनी। और लगभग उसी समय के दौरान पूरी दिल्ली का जितना भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे, उस वक्त लगभग 24 इंडस्ट्रियल एरिया थे, उन सबको फ्री होल्ड घोषित किया गया। एक नई पॉलिसी लाई गई, 2005 फ्री होल्ड पॉलिसी। लेकिन उस पॉलिसी के अंदर उस वक्त के उद्योग मंत्री माननीय मंगत राम सिंघल जी ने बवाना और रिलोकेशन एरिया जितना भी है उसको अयोग्य घोषित ठहरा दिया कि इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम 3 साल के बाद कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये बसा नहीं है। और उसके बाद आप देखिए 2005 से 2021 16 साल गुजर चुके हैं, अभी तक भी हम इस आशा में हैं कि फ्री होल्ड होगा। और एक विडंबना देखिए कि अब जो उद्योग मंत्री हैं या अब जो DSIDC के साहिबान हैं, उन्होंने अब जो पॉलिसी फॉर्म की है उसमें भी
भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को शामिल नहीं करना चाहते, जबकि वो इसी सारी रीलोकेशन पॉलिसी का पार्ट है। वही गलती जो 2005 में की गई, वही गलती 2021 में दोहराने की आशा हो रही है। मेरा नम्र निवेदन है कि जब आप फ्री होल्ड के लिए कंडीशन लगाते हैं कि प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बन जानी चाहिए और वो ऑपरेशन में आ जानी चाहिए, फैक्ट्री प्रोडक्शन में आ जानी चाहिए, तो फिर भोरगढ़ की एक्सक्लूजन क्यों? आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि पोजेशन के 3 साल के बाद हम इसको फ्री होल्ड करेंगे। जैसे हम बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में या नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे पास कंडीशन है कि पोजेशन के 2 साल के बाद हम फ्री होल्ड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इसकी जो खामी है कि भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि रीलोकेशन स्कीम के अंदर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वे सभी उखड़े हुए उजड़े हुए लोग हैं जो अपने अपने स्थानों से रेजिडेंशियल एरिया से उखाड़ करके यहाँ फेंके गए और उन्होंने अपना पूरा ज़मीन का पैसा जमा कराया हुआ है। इसमें डेवलपमेंट का पैसा भी हमारे से ही लिया गया। 3000 रुपये ज़मीन के पैसे और 1200 रुपये डेवलपमेंट के, 4200 रुपये पर स्क्वायर मीटर हमसे लिया गया। तो इसमें किसी भी सरकार का, ना केंद्र सरकार का, ना दिल्ली सरकार का कोई 1 रुपये का सिक्का नहीं लगा हुआ है। तो बवाना की जो स्थिति है वो दूसरे एरियाज़ के अपेक्षा स्पेशल है, इसका स्टेटस औरों से अलग है। बाकी किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा नहीं है। सिर्फ भोरगढ़ और बवाना 2 ही इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहां पर कि सारा पैसा एंटरप्रेन्योर से लिया गया है। तो मेरा निवेदन ये है कि 2005 की जो फ्री होल्ड की पॉलिसी थी, जो बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टेड है, अच्छे तरीके से बनाई गई है, उसी पॉलिसी में इसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। सिंपली क्योंकि उस वक्त बवाना रीलोकेशन को बाहर रखा गया था, अब उसको इंक्लूड कर देना चाहिए, नथिंग एल्स। कोई और उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जो प्रपोज्ड पॉलिसी है उसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जिन पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं वो ये कि जिस वक्त ये 1995-96 में अप्लाई किया गया था, उन बातों को 26 वर्ष गुजर चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो या तो प्रभु को प्यारे हो गए हैं या इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो फैक्ट्री नहीं चला सकते, या उनके बच्चे विदेश चले गए हैं, या उनकी काम धंधे जो हैं वो अब इकोनॉमिकल नहीं रहे हैं, या वो उनके घरों से ये बवाना बहुत दूर पड़ता है, आने जाने की संभावनाएं बहुत परेशानी वाली हैं। तो उन लोगों ने अपनी ज़मीनों को अन्य एंटरप्रेन्योर्स को बेच दिया। वो एंटरप्रेन्योर जो नए उभरे, नए युवा लोग जिनको ज़मीन की ज़रूरत थी, जो काम करना चाहते थे, लेकिन डीडीए की अकर्मण्यता की वजह से, कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया अवेलेबल ना होने की वजह से उन्होंने इस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया में अपने आप को स्थापित किया। पूरे मार्केट रेट दे करके ज़मीनें खरीदी, बिल्डिंगें खरीदी और उसमें अपना काम किया। तो मेरा नम्र निवेदन ये है कि जिस प्रकार पुरानी पॉलिसी में अलॉटीज़ को आप 40% की रियायत देते हैं टोटल कन्वर्शन चार्जेस में, इसी भांति अब करंट पॉलिसी में भी 40% की आप रियायत दीजिए। और जो जीपीए होल्डर्स हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो युवा हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं, आप उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी ना लगाएं, क्योंकि सरकार ने कोई सब्सिडी, कोई सहायता, कोई किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन हमारे बवाना भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं दिया है। तो एक बात ये कि कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी एमएसएमई सेक्टर को सहायता करने के लिए, शाबाशी देने के लिए बार बार घोषणाएं कर रहे हैं, और अब ये अवसर आया है कि उनको थोड़ा प्रेरणा दी जाए, थोड़ा प्रेरित किया जाए कि वो फ्री होल्ड कराएं। अगर उनको इतना भारी वजन लाद दिया जाएगा कि वो उनकी शक्ति से बाहर होगा, तो शायद बहुत सारे लोग इस पॉलिसी को ऑप्ट ही नहीं करेंगे, और पॉलिसी को ऑप्ट नहीं करेंगे तो सरकार की भी आमदनी बहुत घटेगी। सरकार को चाहिए एक बैलेंसिंग एक्ट बनाए कि ना तो उसमें कोई चीज़ फ्री हो और ना कोई चीज़ बहुत महंगी हो।
और प्रश्न ये भी है कि जब 2005 की जो पॉलिसी चल रही है उसमें जो हजारों लोगों ने अपने आप को फ्री होल्ड कराया है, तो क्या बवाना भोरगढ़ के लोग उनसे ज़्यादा अमीर हैं? क्या उनकी कैपेसिटी पहले वालों से बहुत ज़्यादा है कि उनसे रेट ज़्यादा लिया जाए? एक अन्य प्रश्न ये पैदा होता है कि सरकार ने इस पॉलिसी में ये कहा है कि मार्केट रेट का 10% चार्ज लगेगा। ये बहुत ज़्यादा है। पहली बात, मार्केट रेट डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, 10% बहुत ज़्यादा है। ये अधिक से अधिक 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि सब लोगों को प्रेरणा मिले। और ये फिक्स होना चाहिए कि मार्केट रेट जो भी है आप आज फिक्स कर दीजिए और उसका 5%। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, मान लो आप इसको 60,000 रुपये कहते हैं कि मार्केट रेट 60,000 है, उसका 5% 3,000 है, तो आप रुपए में बताइए कि इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर आपका कन्वर्शन चार्ज लगेगा। उसको बाद में तब्दील करने का कोई ऑप्शन ना छोड़िएगा, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है कि एप्लीकेशन के बाद कई साल तक हमारी एप्लीकेशनें पड़ी रही हैं और बाद में वो कन्वर्शन चार्ज ज़्यादा कर दिया गया है और दोबारा से फिर जमा कराना पड़ा है लोगों को। हम उस स्थिति से अपने आप को बचाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अधिक से अधिक 60 दिन के अंदर निर्णय हो जाना चाहिए, हमें कन्वेंस डीड मिल जानी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। जब सरकार हमसे ये आशा करती है कि हम जीएसटी की रिटर्न, इनकम टैक्स के पैसे बिल्कुल टाइम पे जमा कराएं, एक दिन भी लेट हो जाते हैं हमारे ऊपर पेनल्टियाँ लगती हैं, तो सरकार के अफसरों का भी दायित्व बनना चाहिए कि वो 60 दिन के अंदर हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके हमें कन्वेंस डीड दें, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताएं। और ये प्रोसेस जो है, मेरा ये नम्र निवेदन है आपसे कि ये बड़ा फास्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए बवाना में, भोरगढ़ में, नरेला में कैंप्स लगाए जाने चाहिए ताकि इसे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एक अन्य प्रश्न ये पैदा होता है कि कन्वर्शन के लिए पोजेशन के प्रूफ चाहिए। अब जो एक जीपी होल्डर है, आज के दिन उसके नाम से कोई भी प्रूफ क्रिएट नहीं हो सकता। चाहे हमने फैक्ट्री लाइसेंस लेना है, चाहे हमने डीपीसीसी कराना है, चाहे हमने बिजली का कनेक्शन लेना है, चाहे इंफ्रा के बिल जमा कराने हैं, सभी चीज़ें तकरीबन अलॉटी के ही नाम में है। तो जीपी होल्डर जो प्रार्थना करने आया है कि मेरे नाम आप कन्वर्ट करके कन्वेंस डीड बना दीजिए, उसके नाम से बहुत ही कम प्रूफ होंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि मैं कुछ प्रूफ आपको बताता हूं जिससे ये जाहिर हो कि हाँ, इनमें से कोई भी एक प्रूफ हो तो ये स्वीकार कर लिया जाए कि जो एप्लीकेंट है वो पोजेशन में है। इसमें सबसे पहला है कि अलॉटी ने जब जीपीए की तो जो जीपीए होल्डर को पोजेशन का लेटर दिया, तो लेटर ऑफ हैंडिंग ओवर द पोजेशन फ्रॉम द अलॉटी टू द जीपीए होल्डर, और फिर पहले जीपीए होल्डर ने दूसरे को दिया, फिर दूसरे जीपीए होल्डर ने तीसरे को दिया, तो उस लेटर को यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जीपीए होल्डर पोजेशन में है। इसके अलावा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, डीपीसीसी की कंसेंट, ईएसआईसी, ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री एक्ट का रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, वाटर कनेक्शन, टीपीडीडीएल कनेक्शन, मेंटेनेंस का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, या एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जैसे आईएसआई, जैसे एफएसएसआई, जैसे आईएसओ, जैसे क्यूएमएस, या और विभिन्न तरीके के रजिस्ट्रेशंस जो एक फैक्ट्री को आवश्यकता पड़ती है। अगर वो एप्लीकेंट के नाम में कोई भी एक रजिस्ट्रेशन है तो ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि वो पोजेशन में है, और यही कागज कन्वर्शन के लिए स्वीकार किए जाने चाहिए, क्योंकि उसके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वही उन्हीं को तो पेश कर पाएगा। और एक अन्य बात, एप्लीकेंट से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जब बिल्डिंग बनाई गई थी
तो पूरे बवाना के अंदर किसी के पास भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। एमसीडी ने वो विभाग ही शुरू नहीं किया। तो क्योंकि हमारे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि ऑक्यूपेंसी का प्रूफ जो है वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि बिजली का कनेक्शन जब ही लगता है जब बिल्डिंग पूरी हो जाती है। और इसी भांति विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट जैसे फैक्ट्री लाइसेंस वगैरह जब भी आते हैं जब हम ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पूरी कर चुके होते हैं। तो इन्हीं सब जो मैंने अभी निवेदन किया, इन सारे प्रूफ में से ही कोई एक को आप ये मान लें कि भाई कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, एप्लीकेंट पोजेशन में है और एप्लीकेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि वर्तमान जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें हमारे से पुरानी लीज डीड मांगी जा रही है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास लीज अभी नहीं हुई है, या जो सीओसी का जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, या कोई विभिन्न कारणों से उनकी लीज पेंडिंग है। तो मेरा निवेदन यह है कि लीज जिनके पास है उनसे ले ली जाए, जिनके पास नहीं है उसको प्रेस ना किया जाए, और उसके जो पैसे हैं, जो फीस है, वो आप स्वीकार कर लें और सीधे कन्वेंस डीड बना कर दे दें। बीच में लीज को बना करके उस प्रोसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं और सीधे कन्वेंस डीड बना सकते हैं। जो सीओसी के केसेस हैं, मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि वो हजारों की संख्या में है, इसलिए उपयुक्त विद्वान अफसरों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि टाइम बाउंड होकर के उन सारे केसेस को पूरे तरीके से सॉल्व करके सीओसी इशू कर दी जाए और आगे का फ्री होल्ड का प्रोसेस किया जा सके। अब मैं आपसे ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रिय उद्योग मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी ने बार बार हमें आश्वासन दिया है पिछले वर्षों में कि वो फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, और उन्हीं के प्रयासों से ये पॉलिसी अब पिक्चर में आई है। इससे जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट भी और उद्योग विभाग भी, उद्योग मंत्रालय भी इसको फ्री होल्ड करने में इच्छुक है। और हम खुद स्वयं बार बार उनके द्वार पर जाकर के ये गुहार लगाते रहे हैं कि आप इसे फ्री होल्ड करा दीजिए। उससे सारे उद्योग क्षेत्र की तरक्की होगी, हम बैंक लोन ले पाएंगे। हमारे अगर उद्योग तरक्की करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो जीएसटी ज़्यादा हम आपके खजाने में जमा कराएंगे। दिल्ली सरकार का जो खजाना है और समृद्ध होगा। अभी जो 60,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, ईश्वर करे वो 80,000 90,000 करोड़ रुपए तक पहुँचे और हमारा उसमें एक विशेष योगदान हो। दिल्ली के अंदर 22,000 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो रीलोकेशन के क्षेत्र में आती हैं। तो अब प्रश्न ये आता है, जो 10 अक्टूबर 2011 के बाद की जो जीपीएज हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक तलवार लटकी हुई है, उनका क्या होगा? और ये वर्तमान जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें भी अक्टूबर 11 के बाद की जो जीपीए होल्डर्स हैं उनको छोड़ दिया गया है। आपके और कोई सुझाव जो आप इस पॉलिसी के बारे में देना चाहते हो? मेरा ये सुझाव है कि जिस प्रकार पीएम उदय के नाम से अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जा रहा है, उन्हें कन्वेंस डीड दी जा रही है, और जिसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिना रजिस्टर की हुई जीपीए भी स्वीकृत की जा रही है, जबकि हमारे एरियाज के अंदर जितनी जीपीए हैं वो सभी रजिस्टर्ड जीपीए हैं। तो हमारे बाकी बचे हुए उद्यमियों के लिए एक ऐसी योजना तैयार की जानी चाहिए कि वो भी इस फ्री होल्ड का फायदा उठा सकें। इसके लिए हो सकता है कि दिल्ली सरकार को माननीय एलजी महोदय या केंद्र सरकार से संपर्क स्थापित करके संसद के माध्यम से कोई ऑर्डिनेंस या कोई एक्ट ऐसा पास करवाया जाए ताकि ये रेगुलराइज किए जा सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किसी भी उद्यमी को अपनी ज़मीन के ऊपर पूर्ण मालिकाना अधिकार मिलना अति आवश्यक है, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। परिस्थितियां ऐसी बनी
कि 25 साल गुजरने के बाद भी अभी तक हमारी ज़मीन का मालिकाना अधिकार स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया, जो एक चिंता का विषय है। और हम सब मिल करके क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को दिल्ली में बढ़ाया जाना चाहिए और नए नए औद्योगिक क्षेत्र बनने चाहिए, ताकि उभरते हुए नए युवा जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको दिल्ली के अंदर कोई ना कोई ऐसी जगह मिले कि वो अनधिकृत में जाने की बजाय अधिकृत इलाकों में अपना काम कर सकें। मैं दोबारा से फिर ये कहना चाहूँगा, 5.5 लाख लोग थे 1995 में जिन्होंने अनधिकृत इलाकों में, रिहायशी इलाकों में अपना कारोबार किया हुआ था। उनमें से 57,000 ने अप्लाई किया, 27,000 एप्लीकेशन पास हुई और सिर्फ 22,000 यानी 5.5 लाख में से 22,000 व्यक्ति सिर्फ ऐसे हैं जिनको प्लॉट मिले। क्या मैं जान सकता हूँ बाकी 5.25 लाख का क्या हुआ? बहुत सारी सीलिंग की गई, बहुत सारी फैक्ट्रियों को बंद किया गया, लेकिन ये देश के लिए कोई लाभप्रद स्थिति नहीं है। इस पॉलिसी से आप कितने संतुष्ट हैं? मास्टर प्लान 2001 MPD 2001 में ये कल्पना की गई थी कि दिल्ली के 5% क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन DDA के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कुछ नहीं हो पाया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1995 में 1 करोड़ व्यक्ति थे दिल्ली में और आज की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख से पार कर चुकी है। कितने युवा तैयार हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, लेकिन एक भी जगह कोई अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा नहीं है कि जहां कोई युवा आकर के अपना उद्यम लगा सके। बताइए वो क्या करेगा? क्या सरकारों का कोई दायित्व नहीं है? हम शुरू से बवाना को फ्री होल्ड मांगते आए हैं। सरकारें पहले तो ये कहती रही कि ये बस जाए। आपको जान के खुशी होगी कि अब 98% बवाना बस चुका है, भोरगढ़ बस रहा है, भोरगढ़ की अलॉटमेंट अभी हो रही है। सरकारें अपनी लापरवाही, अपनी डेफिशिएंसी का कोई ख्याल नहीं करती हैं। सब चीज़ हमारे मत्थे मंड दी जाती हैं कि जो भी कुछ गलती हुई, जो लेट हुआ, जो भी प्रोजेक्ट लेट हुए, सब हमने किए। हमने नहीं किए। हमें तो जब जब प्लॉट मिले हमने पूरी कोशिश की, अपने संसाधनों को लगा करके कंस्ट्रक्शन की, फैक्ट्रियाँ चलाई, क्योंकि हम तो लालायित थे कि हमारी रोजी रोटी वहाँ से बने। सरकार से या अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा, केंद्र के उद्योग मंत्रालय से, MSME मंत्रालय से, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर माननीय केजरीवाल जी से, उद्योग मंत्री माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि आइए सब मिल करके उद्योग को आगे बढ़ाएं, उन्हें सुविधाएं प्रदान करें। माइक्रो इंडस्ट्री को ज़्यादा वजन लादने की बजाय उनको प्रोत्साहित करें, उन्हें नई नई स्कीमों के अंडर ला करके, जैसे देश के अन्य भागों के अंदर उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, सब्सिडीज़ मिल रही हैं। इसी भांति दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश के दिल दिल्ली और उसके दिल बवाना औद्योगिक क्षेत्र में, मैं तो हाथ जोड़कर यही विनती कर सकता हूं कि जो भी सक्षम अधिकारी हैं, नेता हैं, जिनके पास प्रभु ने शक्ति दी है, वो हमारी ओर देखें और लघु उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हों, ताकि हम जो बहुत बड़ा समूह है, जो देश की आर्थिक जगत की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, जो देश की GDP में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जो रोजगार देने वाले हैं, जो GDP को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, उन सबको प्यार भरी नज़रों से प्यार की एक थपकी मिले, ताकि वो दौड़ते हुए आगे जाएं और देश गलपिंग स्पीड से तरक्की करे। मेरा सरकारों से निवेदन है कि वो उद्यम को बढ़ावा दें, नए नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं, उनमें भूमि का अधिकार पहले से ही फ्री होल्ड हो, लोग नए युवा अपने हिसाब से उद्यम चला सकें, देश को समृद्ध बना सकें, भारत देश को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जा सकें, देश की GDP में अपना योगदान दे सकें, देश आगे बढ़े, भविष्य सुनहरा हो और सब और मंगल हो। अब हमारे साथ हैं भोरगढ़ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट श्री सतीश कुकरेजा जी।
तो सर, जैसे कि आपको पता है DSIIDC की तरफ से फ्री होल्ड पॉलिसी आया है, उसमें भोरगढ़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये भोरगढ़ के साथ बहुत बुरा हुआ है। ना ही वहाँ कोई सुविधा है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही सुरक्षा है। इन्होंने जो रखा था बवाना के लिए भी कि जब ये फैक्ट्रियाँ बन के तैयार होंगी तब इनको फ्री होल्ड किया जाएगा। अब भोरगढ़ को इससे अलग किया जा रहा है। पहले इनको फैक्ट्री रनिंग में आने दें, उसके बाद इन्हें फ्री होल्ड करें। इन्हें उस स्कीम से बाहर ना किया जाए। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये मेरा उद्योग टीवी के माध्यम से गवर्नमेंट से यही सुझाव है। ये पहले ज़्यादा पैसे दे चुके हैं, 4200 की जगह 16,000 रुपये दे चुके हैं ये पर स्क्वायर मीटर के। उसके हिसाब से ये लीज भी ज़्यादा दे रहे हैं, 2.5% लीज है। वो 4200 पर लीज रेंट दे रहे हैं, भोरगढ़ 16,000 पर लीज रेंट दे रहा। इनके साथ पहले भी अन्याय है। अगर ये दूसरा अन्याय हो जाएगा तो ये एरिया डेवलप नहीं हो पाएगा। सर, जो ये DSIIDC का जो नया प्रपोजल आया है, लोगों से सजेशन मांगा गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरीके का कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से आया है तो हम सभी एसोसिएशन का स्वागत करती हैं। और लेकिन ये है कि ये हमेशा हम लोगों को कई सालों से सुनने में आ रहा है। हर साल ये सुनने के आता है कि इस साल फ्री होल्ड करेंगे, इस साल फ्री होल्ड करेंगे। जबकि बवाना में इतनी सारी इंडस्ट्री, 16,000 इंडस्ट्री है, MSME इंडस्ट्री है। तो अगर ये फ्री होल्ड होता है तो हम सब लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए और बड़े नॉमिनल रेट पे किया जाए, ताकि हर उद्यमी भाई इसका फ़ायदा उठा सके, फ्री होल्ड करा सके। और फ्री होल्ड होने के बाद में जो हमें बैंक से फैसिलिटी मिलेगी, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, तो हम लोग अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा और पूरे कंट्री को फ़ायदा होगा। जो मेक इन इंडिया का जो हमने बात की है, उद्यम भारत की बात की है, वो सब तभी हो पाएगा जब बवाना के अंदर में बवाना की इंडस्ट्री को फ्री होल्ड की फैसिलिटी बिल्कुल कम रेट में दी जाए। तो यहाँ तो वैसे ही सब छोटी इंडस्ट्री है, छोटे छोटे उद्यम है, 100 मीटर के प्लॉट है, 150 मीटर के हैं। तो यहाँ पर तो कन्वर्जन चार्ज दिया ही नहीं जाना चाहिए। बिना कन्वर्जन चार्ज के जो पैसा पहले लोग जमा करा चुके हैं, उसी के बिहाफ के ऊपर इसको फ्री होल्ड कर दिया जाना चाहिए। आज हमारे साथ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज भवाना के महामंत्री श्री VR जैन जी मौजूद हैं। सर, DSIIDC का जो फ्री होल्ड का प्रपोजल आया है, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और इंडस्ट्री मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी इतनी पुरानी पेंडिंग डिमांड थी, उसको अब वो एक कार्यरत शेप में लाए हैं। तो अब बेसिकली उन्होंने जो 3-4 चीज़ें की हैं, बड़ा अच्छा किया है। उन्होंने कुछ इनमें कहा है कि कोई भी इंडस्ट्री जो 5 साल रन कर चुकी है उसको वो फ्री होल्ड करेंगे। तो 5 साल का उन्होंने जो क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया लिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, असेसमेंट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, और तीसरा इन्होंने जो क्राइटेरिया है वो MCD का लाइसेंस। मेरी मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सिस्टम को सिंप्लीफाई करें, कागज़ों में ना उलझाएं। एक तो मिनिमम चार्जेस जो इन्होंने कन्वर्जन चार्जेस का लिया, वो इसलिए नहीं अच्छा लगा। कोई भी उद्यमी जब ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ था, उसने वो हार्डशिप देखी है कि जहाँ रास्ते आने को नहीं थे, हम लोगों को 2-2, 3-3 घंटे कच्ची सड़कों पे जाने के चलने को मिलता था। तब भी हम लोगों ने यहाँ आके, यही उद्यमी हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया है। दूसरी बात, जो ओरिजिनल अलॉटी हैं, उन्हें जो 40% का डिस्काउंट था वो कंटिन्यू करना चाहिए। वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया, जो कि ये जस्टिफाइड नहीं लगता है। वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भी 2010 के बाद लीज और वो अलाउड नहीं है। तो सरकार को ये भी चाहिए कि जो भी प्रोसेस हो, इसमें देख के जो भी कानूनी कार्रवाई करके सबको करना चाहिए। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें अपनी विल शो करने के लिए कि हम काम करना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि हम सोचें जी सबका इकट्ठा होएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। नहीं, हमारी विल यहाँ से शो करती है कि जो ओनर है उनको तो फ्री होल्ड करो, एक स्टेप तो आगे बढ़ा,
इससे हमें पता चलता है कि सरकार काम करना चाहती है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मिनिमम कागजी कार्रवाई के साथ, मिनिमम कन्वर्जन चार्जेस के साथ इसको फ्री होल्ड का इमीडिएट प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद जैन सर।